आंसर तो सही है। कल हम पढ़ रहे थे डाइल्यूशन करने पर क्या इफेक्ट पड़ता है मोलर कंडक्टिविटी में, इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी में। आज हम उसके आगे चल रहे हैं, कोलराउस लॉ पे आते हैं, पर उसके समझने से पहले कुछ और देखते हैं। तो आज का लेक्चर कौन सा है? 15 आई थिंक, 16 है ना, 16 है लेक्चर नंबर। हमारा चल रहा है इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, यहाँ पे दिख नहीं रहा होगा। इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री लिखा है वहाँ पे, दिखे ना दिखे आप समझ लीजिएगा। विद्युत रसायन, हम क्या कर रहे हैं? कल हम डाइल्यूशन कर रहे हैं। हाँ, तनु कर रहे हैं, नहीं कि तनुकरण कर रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं, जो भी कहो, है ना। हम इलेक्ट्रोलाइट सोल्यूशन को तनु करते जा रहे हैं। तो क्या देख रहे थे? मोलर कंडक्टिविटी, इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी क्या हो रहे थे? बढ़ रहे थे। लेकिन ये कब तक बढ़ती रहेंगे? ऐसा तो है नहीं कि जब तक, ऐसा नहीं ढेरों पानी डालते जाए, ड्रम भर पानी डाल दे तो बढ़ती रहेगी। तो ऐसा नहीं है, एक लिमिट होती है कि जिस पर वो रुक जाती है। मोलर चालकता एक लिमिट होती है जिस पर वो क्या होगी? रुक जाएगी। बात समझ में आ रही? ऐसा नहीं है कि तनुकरण किया जाए तो बढ़ती है। क्या देख रहे थे? जब हम डाइल्यूट कर रहे थे तो क्या हो रहा था? डाइल्यूशन बढ़ा रहे थे तो कंसंट्रेशन क्या हो रही थी? घट रही थी ना। कंडक्टिविटी क्या हो रही थी? कंडक्टिविटी बढ़ रही थी। ये कंसंट्रेशन है, ये कंडक्टिविटी है, ये बढ़ रही थी। और क्या हो रहा था? जो मोलर चालकता थी ये भी बढ़ रही थी, जो इक्विवेलेंट चालकता थी वो भी बढ़ रही थी। कंडक्टिविटी क्यों बढ़ रही थी? क्योंकि यहाँ पे ईज ऑफ फ्लो, जो आयनों का मूवमेंट हो रहा था वो बढ़ रहा था। क्यों बढ़ रहा था? क्योंकि उनके बीच का डिस्टेंस बढ़ रहा था, है ना। डिस्टेंस बढ़ रहा था। डिस्टेंस बढ़ने से फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या हो रहा था? फोर्स ऑफ अट्रैक्शन घट रहा था। डिस्टेंस दूर हो जाएंगे तो बढ़ जाएगा, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन घट जाएगा तो उनका फ्लो होना क्या हो जाएगा? बढ़ जाएगा। ऐसा देखा था। अब जैसे कि अगर हम तनूत करते, अनंत तनता कर दे, अनंत तनता क्या कर दे? अनंत तनता कर दे। अनंत में इन्फिनाइट डाइल्यूशन कर दे ना, अनंत कर दे। अनंत मतलब क्या हुआ? अनंत मतलब क्या? समुद्र भर पानी डाल देना, कितना पानी डाल देना। तो ऐसा भी नहीं है कि अनंत अनंता पर क्या इफेक्ट पड़ेगा, ये देखते पहले। तो अनंत अनंता करने पर क्या इफेक्ट पड़ेगा? अनंत अनंता, क्योंकि ये वर्ड मिलने वाला है, ये अभी कोलराउस लॉ में यूज होगा इसका। तो इसका मतलब समझना पहले जरूरी है, नहीं तो आगे की चीज़ें समझ नहीं आएंगी कि अनंत अनंता का मतलब क्या हुआ। तो यहाँ पे शब्द मिलेगा अनंत अनंता, इन्फिनाइट डाइल्यूशन ना। तो अनंत अनंता पर मतलब क्या हुआ? अनंत अनंता मतलब कि ऐसी तनुता जिस पर क्या हो जाए, जिस पर मोलर कंडक्टिविटी वगैरह का मान क्या हो जाए? स्थिर हो जाए, कांस्टेंट हो जाए। ऐसा होता है, क्योंकि ऐसा नहीं कि हमेशा बढ़ती ही जाएगी। मैं समझाता हूँ। लेते हैं जैसे स्ट्रांग इलेक्ट्रोलाइट, प्रबल विद्युत अपघट्ट वाले विलयन के लिए क्या होता है? अनंत अनंता। इसमें क्या करते थे? इसमें अल्फा के लिए, इसके अल्फा का मान क्या होता था? डिग्री ऑफ डिसोसिएशन 1 होता था। परसेंटेज में कितना होता था? 100% होता था। 100% से ज़्यादा होगा नहीं। तो मतलब कि इसको तनु करने पर चाहे जितना तनु करते जाओ 100% से ज़्यादा जाएगा नहीं। बात समझ में आ रही? तो इसके लिए अल्फा की वैल्यू जो होती है नो चेंज होती है ना। स्ट्रांग इलेक्ट्रोलाइट के लिए तनु करने पर नो चेंज। किसमें? अल्फा में। अल्फा क्या है? डिग्री ऑफ डिसोसिएशन मतलब क्या होता है? अपघटन की डिग्री ना। अब
ऐसा नहीं, यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे लेकिन कंडक्टेंस क्या होता है, कंडक्टेंस बढ़ता है। अल्फा में तो नो चेंज, लेकिन ये कंडक्टेंस में क्या होता है, कंडक्टेंस बढ़ता है। इसमें भी तनु करते हैं तो ये बढ़ता है। क्यों बढ़ता है, क्योंकि वहाँ यहाँ पे भी क्या होगा भाई, पहले पहले मान लो 100% आयन इतने में है, 100% आयन क्या है, इतने में है। जब इसे तन कर देंगे, पानी डाल देंगे, तो आयन ये बढ़ जाएगा, इसका वॉल्यूम बढ़ जाएगा, वॉल्यूम बढ़ जाएगा, उनके बीच डिस्टेंस बढ़ जाएगी, डिस्टेंस बढ़ जाएगी, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम हो जाएगा, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम हो जाएगा, इजी हो जाएगा फ्लो होना, इजी हो जाएगा, कंडक्टिविटी क्या हो जाएगी, चालकता बढ़ जाएगी। तो अल्फा में नो चेंज, लेकिन कंडक्टिविटी में क्या होगा, चेंज आएगा, ये बढ़ेगी स्टांक वाले के लिए भी, ठीक है। लेकिन कितनी बढ़ेगी, अब ऐसा भी नहीं कि बढ़ती ही जाएगी, बढ़ती ही जाएगी। एक पॉइंट आएगा तो उस पर रुक जाएगी, एक पॉइंट आएगा रुक जाएगा। अब वीक इलेक्ट्रोलाइट के लिए क्या होता है, वीक इलेक्ट्रोलाइट के लिए हमने बताया था कल, ओस्टवाल्ला बताया था मैंने कल के लेक्चर में ना, कल क्या बताए थे, ओस्टवाल्ला का एक बोल रहा था, जब हम डाइल्यूट करते हैं यानी कि डाइल्यूशन बढ़ाते हैं तो सांद्रता क्या होती है, सांद्रता कम होती है, सांद्रता क्या होती है, कम होती है, और कंडक्टिविटी क्या होती है, बढ़ती है। और अल्फा डिसोसिएशन डीओडी क्या होता था, अल्फा, ये बढ़ता है। मतलब वीक इलेक्ट्रोलाइट के लिए वहाँ पे तो अल्फा नहीं, स्ट्रांग में तो नहीं बढ़ता, लेकिन यहाँ पे अल्फा बढ़ता है, ये बोलता था। तो अल्फा यहाँ पे बढ़ता है, अल्फा यहाँ पे क्या बढ़ता है, लेकिन कितना बढ़ता है। अल्फा बढ़ने से इफेक्ट क्या पड़ेगा, आयन बढ़ेगी, अल्फा बढ़ने से आयनों की संख्या बढ़ेगी, आयनों की संख्या बढ़ेगी तो वैसे भी जब फ्लो हो जाता तो कंडक्टिविटी तो बढ़ती ही बढ़ती है, कंडक्टिविटी बढ़ती करेंगे, मोलर कंडक्टिविटी और इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी सभी बढ़ेंगे, है ना। तो इसका मतलब ये नहीं कि ऐसा तो है नहीं कितना भी आयन करते जाए कितनी भी कंडक्टिविटी बढ़ती जाएगी, तो ऐसा नहीं होता है, ऐसा नहीं होता। मान लो हम इधर आयतन ले लिए, इधर क्या लिए, मोलर चालकता ले लिए, मोलर चालकता जो भी लेना चाहो ले लो। अगर 1 ml था, 1 ml मान लो मोलर कंडक्टिविटी कितनी थी, इधर कुछ भी मान लो 1 मान लो, अगर 2 ml कर दिए, मतलब तन करते जा रहे हैं, पानी बढ़ाते जा रहे हैं, यहाँ पे तन कर रहे हैं, मतलब सांद्रता घटा रहे हैं और विलयन को तन करते जा रहे हैं। तो ये क्या हो गई, मोलर कंडक्टिविटी 1.1 हो गई, मतलब बढ़ गई। फिर 3 ml कर दिए तो क्या हो गई, मान लो 1.4 हो गई। 4 ml कर दिए तो फिर क्या हो गई, मान लो सीधा तुम 2 मान लो, इतनी हो गई 2, सीधे इतना ना बढ़ाओ तो इतना बढ़ा लो। 5 ml कर दिए तो क्या हो गई, 1.7 मान लो। अगर 6 ml कर दिए तो क्या हो गई, 1.9 हो गई मान लो। 7 ml किए तो भी 1.9 है, 8 ml किए तो भी 1.9 है। मतलब कि यहाँ पे देख रहे हैं, यहाँ तक तो बढ़ी है, यहाँ तक तो इंक्रीज हुई है, लेकिन यहाँ से नो चेंज, यहाँ से बढ़ नहीं रही, यहाँ से बढ़ नहीं हो रही। मतलब जहाँ पर भी मोलर चालकता का मान क्या हो जाए, कांस्टेंट हो जाए, स्थिर हो जाए, क्या हो जाए, स्थिर हो जाए। बस यही क्या है, यही पॉइंट है अनंतता वाला, यही पॉइंट क्या है, अनंतता वाला। तो मतलब कि इन्फिनाइट, इसके आगे अब इसमें नो चेंज आ रहा है, इसमें चेंज नहीं आ रहा है, इसके मान में कोई इंक्रीमेंट नहीं देखने को मिल रहा। तो समझ जाने क्या है, यही है अनंतता वाला पॉइंट। मतलब अब उसके आगे पानी डालना उसमें क्या है, बेकार है, कोई मतलब नहीं है। तो बस हो गया हमारा अनंतता। अनंतता मतलब यही हुआ, अनंतता मतलब क्या हुआ, समझ में आया कि जब हमारी मोलर कंडक्टिविटी में इंक्रीमेंट होना क्या हो जाए, बंद हो जाए, ये क्या हो जाए, कांस्टेंट हो जाए, नियंत्रित हो जाए, यानी कि स्थिर हो जाए। स्थिर हो गए कि समझ जाना वो अनंतता वाला पॉइंट है। तो यही बताना चाह रहे थे। बात समझ में आई कि नहीं आई। तो अनंतता पर क्या होता है, अनंतता पर मोलर कंडक्टिविटी ही नहीं, हम इनफैक्ट इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी भी बोल सकते हैं। कोलराउस लॉ भी दोनों पे लगता है, ठीक है, कोलराउस लॉ दोनों पे लगता है। और कोलराउस लॉ स्ट्रांग इलेक्ट्रोलाइट, वीक इलेक्ट्रोलाइट दोनों के लिए है। अच्छा, लेकिन निकालते किसकी है, हम दोनों के निकाल सकते हैं, पर वीक के लिए ज़्यादा यूज होता है, क्योंकि स्ट्रांग वाले के लिए तो कोई फर्क नहीं पड़ता है, तो मोस्टली हम वीके के लिए इस्तेमाल करते हैं। लेकिन कोलराउस लॉ दोनों के लिए लगता है। ये चीज़ समझ में आई। जहाँ पर मोलर कंडक्टिविटी या इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी में कोई चेंज ना हो, कांस्टेंट हो जाए, वही पॉइंट क्या है,
अनंत तंता वाला पॉइंट। अब इनमें रिलेशन देखें, सांद्रता और मोलर कंडक्टिविटी में रिलेशन देखें, इनके बीच ग्राफ लेते हैं। क्योंकि ग्राफ है तुम्हारी बुक में। इधर ले लेते हैं सांद्रता, इधर ले लेते हैं मोलर कंडक्टिविटी। अच्छा, अनंत तंता को किससे दिखाते हैं? अनंत, जैसे मोलर क्या लगता होगी अनंत तंता पर, इसे नॉट से दिखाएंगे, 0 से। इनफाइनाइट, कुछ बुक में इनफाइनाइट भी लिख देते हैं, ठीक, अनंत तंता को। यहाँ पे 0 भी लिख देते, कोई दिक्कत नहीं, ठीक। तो कैप एम नॉट से दिखाएंगे, ठीक है। इसका 0 क्या बताता है कि सांद्रता क्या हो गई, सांद्रता वहाँ पे कंसंट्रेशन जो है वो 0 हो गई। बात समझ में आ रही? जो वहाँ पे सांद्रता है, सांद्रता का मतलब क्या है, सांद्रता वहाँ पे शून्य हो जाती है। अनंत तंता पे सांद्रता मान लो क्या हो गई, शून्य हो गई। क्या हो गई? 0 हो गई। इसका मतलब ये हुआ, ठीक है। क्योंकि हम तन कर रहे हैं तो सांद्रता, ऑब्वियस बात, सांद्रता वहाँ पे क्या हो जाए, कम हो जाए। यहाँ पे सांद्रता क्या हो रही, सांद्रता हमको कम करना है। सांद्रता क्या करना है, डाइल्यूशन में क्या करना है भाई, सांद्रता घटाना है। मान लो पहले सांद्रता कहाँ थी, यहाँ पे थी। सांद्रता कहाँ थी, यहाँ पे आ रही थी, ठीक है। तो मोलर, अब सांद्रता को क्या कर रहे हैं, मोलर कंडक्टिविटी सांद्रता बढ़ाने पर घटाने पर क्या होती है, बढ़ती है। अभी तो हमने यही देखा था ना, अभी क्या देखा था, यही देखा था। वो ग्राफ द्वारा इसे डिनोट कर रहे हैं। अच्छा, तो समझ लो सांद्रता यहाँ, तो मोलर कंडक्टिविटी कहाँ पे है, ये यहाँ पे है। सांद्रता यहाँ पे है, तो मोलर कंडक्टिविटी कहाँ पे है, यहाँ पे है। अब सांद्रता फिर घटा रहे हैं, मान लो यहाँ पे कर दें, तो मोलर कंडक्टिविटी यहाँ पे आ गई, है ना। मान लो फिर सांद्रता घटा रहे हैं, यहाँ पे कर दें, सांद्रता यहाँ पे आ गई, है ना, और घटा दिए, तो मोलर कंडक्टिविटी कहाँ पे आ गई, यहाँ पे आ गई, बस। लेकिन ये किसके लिए है, ये स्ट्रांग वाले के लिए ले रहे हैं। ये किसके लिए ले रहे हैं, स्ट्रांग इलेक्ट्रोलाइट के लिए। ये ग्राफ किसके लिए, स्ट्रांग इलेक्ट्रोलाइट के लिए। फिर बढ़ाए तो फिर यहाँ पे आ गई, बात समझ में आई। तो ऐसे ऐसे एक कैसी देखो, यहाँ पे मान के चलो कि यहाँ पे क्या है, यहाँ पे जो कंसंट्रेशन है वो 0 है। यहाँ पे कंसंट्रेशन क्या है, 0 है, इस वाले पॉइंट पे। बात समझ में आ रही? तो जब 0 हो गई कंसंट्रेशन, तो बस हमें रुक जाना है। तो इसको लाइन मिलाएं, तो पॉइंट पॉइंट मिलाएं, तो हम कैसे ग्राफ बनेगा, ऐसे ग्राफ बनेगा। ये कहाँ पे परिच्छेद करेगा, यहाँ पे काटेगा ना ये पॉइंट। वाई एक्सिस को कहाँ पे काटेगा, यहाँ पे काटेगा। जहाँ पे काटेगा वही क्या होगा, वही कैप एम नॉट होगा। वही पॉइंट क्या होगा, कैप एम नॉट होगा। मतलब अनंत तंता पर मोलर चालकता होगी। तो अनंत तंता पर मोलर चालकता ये यहाँ पे मिलेगी, यहाँ पे काटेगा। बात समझ में आ गई? ऐसा ही ग्राफ दिया रहेगा तुम्हें। अब समझ में आया ग्राफ कहाँ से बना। अब जैसे अब वीक वाले के लिए देखें, वीक इलेक्ट्रोलाइट, वीक इलेक्ट्रोलाइट के लिए सांद्रता यहाँ है। मान लो ये क्या है, इधर सांद्रता होगी, इधर क्या लेंगे, मोलर कंडक्टिविटी लेंगे, ठीक। मान लो सांद्रता अभी पहले यहाँ पे है, कहाँ पे है, यहाँ पे, ठीक है। फिर हम सांद्रता कम किए तो यहाँ पे आ गई, ठीक। फिर कम किए तो यहाँ पे आ गई, ठीक। फिर कम कर दिए तो यहाँ पे आ गई, फिर यहाँ पे, मतलब कि अब सांद्रता जहाँ पे मोलर कंडक्टिविटी हो क्या हो गई, कांस्टेंट हो गई। वो क्या हो गई, नियत हो गई ना। वीक इलेक्ट्रोलाइट में नियत हो जाए, कांस्टेंट हो गई, यहाँ पे बढ़ नहीं रही। तो ग्राफ कैसे बनेगा, ये ग्राफ ऐसे बनेगा। यहाँ पे ये वाई एक्सिस के पैरेलल हो जाएगी ना लाइन, समांतर हो जाएगी, समानांतर पे आ जाएगी लाइन। मतलब ये कहाँ पे इसका पॉइंट होगा हमें मालूम ही नहीं है। ग्राफ से पता ही नहीं चल रहा कहाँ पे ये इसको बाइसेक्ट करेगी, कहाँ पे काटेगी, कहाँ पे परिच्छेद करेगी, पता ही नहीं चल रहा है। तो ग्राफ से हम इसको ग्राफ से देख के नहीं बने, यहाँ पे तो पता चल रहा है, लेकिन वीक इलेक्ट्रोलाइट के लिए देखो यहाँ पे ग्राफ से पता नहीं चल रहा है। तो ग्राफ ऐसा बन रहा है उसके लिए। बात समझ में, इसको हम और अच्छा बना लेते हैं, ऐसे कर देते, क्लियर है। तो यहाँ पे कैप एम नॉट का पॉइंट कहाँ पे आएगा मालूम नहीं चल रहा है, ये कहाँ पे काटी जाके हमें मालूम नहीं जाए। बस इसी के लिए कोलराउस लॉ की ज़रूरत पड़ती है। वीक वाले के लिए हमें मालूम नहीं पड़ता, हाँ, कि मोलर चालकता अनंत तंत्र पर क्या होगी। बात समझ में आई। तो ये ऐसा नहीं कि इसको तो ग्राफ द्वारा हम निरूपित कर सकते हैं। यहाँ पे ये पॉइंट नहीं पता चले, यहाँ पे कैप एम नॉट क्या होगा, कैप एम नॉट क्या होगी, या फिर इनफाइनाइट पे क्या होगा कैप एम नॉट, हमें मालूम नहीं चल रहा।
कि हम मान लो सांता यहाँ पे 0 कर दे रहे हैं, सांता क्या कर रहे हैं, C 0 कर रहे हैं तो भी वो पॉइंट मिल नहीं रहा। यहाँ पे सांता 0 कर रहे हैं तो ये पॉइंट मिल रहा है, लेकिन यहाँ पे सांता के 0 करने पर अर्थात तनुकरण इनफाइनाइट तक करने पर भी ये पॉइंट मिल नहीं रहा। तो बस यहीं से आते हैं कौन भैया, कोलराउस लॉ आता है। क्लियर है, ज़रूरत क्यों पड़ी, समझ में आया। ये सारी चीज़ें थ्योरी में समझोगे तो तुमको समझ में आ जाएंगे। बुक खोलना और इन सारी चीज़ों को पढ़ना, ठीक है। तुम भारी भरकम थ्योरी नहीं बताएं, हम थोड़ा पॉइंट बताते हैं मेन, ठीक है। तो तुम्हारा काम है तुम बुक खोलो और रीडिंग करो, ठीक है। एक एक पॉइंट बुक के बताने बैठा तो मैं फिर कोर्स अवे न खत्म होगा। तो अब आ जाते हैं कोलराउस लॉ पे। ये दोनों ग्राफ, अच्छा यहाँ से हम एक इक्वेशन भी दिया रहता है, यहाँ से हम ढलान वाला इक्वेशन लगा सकते हैं ना, ये देखो किसी के लिए लगा सकते हैं। y बराबर तुमको पढ़ा है एम एक्स सी, पढ़े हो ना, यस सर। y एक्सिस पे कहाँ पे काटा, y एक्सिस पे क्या था बताओ, y एक्सिस पे हम क्या लिए थे, m0, कैप m0 लिए, तो y एक्सिस पे कैप m0 लिख देंगे। अब यहाँ पे c क्या था, c क्या था, c सांता थी ना, c यहाँ पे क्या है, c यहाँ पे एक इक्वेशन में c क्या होता है, m तो क्या होता है, m ढलान होता है, x क्या होता है, x एक्सिस पर कौन सा पॉइंट है, ठीक। और ये तो यहाँ पे ढलान क्या है, हाँ ढलान यहाँ पे निगेटिव है, ढलान क्या है, ढलान क्या है बताओ, ढलान यहाँ पे क्या है, निगेटिव है ना, निगेटिव क्या है, निगेटिव है। तो सी सांता क्या है, सांता वाला पॉइंट क्या है बताओ, सांता वाला पॉइंट तो ये है। यहाँ पे माइनस लगाएंगे, यहाँ पे माइनस क्यों लगाएंगे, क्योंकि ढलान क्या है, ढलान निगेटिव में है ना। ढलान कुछ भी मान सकते हैं, एम तो कुछ भी मान सकते हैं, लेकिन तुम्हारे बुक वाले ए ही मानते ज़्यादा। एम को क्या मानते हैं, ढलान को, स्लोप को क्या मानते हैं, ए मानते हैं ना, क्या मानते हैं, यही तो मानते हैं, तो ए मान लेंगे इसको, ठीक। एक्स क्या है, एक्स किसके इक्वल है, एक्स एक्सिस पर क्या है, √c है ना, ये √c हो जाएगा। क्लियर, एक्स क्या है, √c है, एम क्या है, ए क्या है, ढलान है ना, स्लोप है, एम क्या है, स्लोप है, और सी क्या है, ये क्या है, सी है। और वाई एक्सिस पर क्या लिए थे, कैप एम लिए थे ना। तो ये वाला इक्वेशन तुम्हारी बुक में दिया रहता है। अच्छा क्लियर, ये कहाँ से आया, इसी से तुलना करके आया, कंपेयर करके, ठीक। बात समझ में आई, ठीक है ना। एक्स क्या है, एक्स पर जो सांता लिए हैं वो है, वाई क्या है, वाई पर जो लिए हैं, वाई एच पर जो लिए हैं, वाई एक्सिस पर, और हमें एक्स मिल गया। ए क्या है, एक एम क्या है, स्लोप है, स्लोप क्या है, ए मान लिए, क्योंकि निगेटिव है, स्लोप क्या है, निगेटिव है, माइनस में है, तो इसलिए हम माइनस लगाएं। बात समझ में आई, और कुछ नहीं। ये चीज़ समझ में आ गई तो अच्छी बात है। अब हो गए, ये सारी चीज़ें हो गई यहाँ पे। अच्छा अब सीधा आते हैं कोलराउस लॉ पे। कोलराउस लॉ क्या कहता है पहले ये जान लो, फिर आगे बढ़ते हैं। कोलराउस लॉ बोलता है अनंतता पर, कौन सी तन्यता, अनंतता पर। ये बोर्ड के लिए बहुत इंपॉर्टेंट, कोई साल बचता नहीं कि बोर्ड में इससे क्वेश्चन पूछा ना जाए। बात समझ में आ रही, इतना इंपॉर्टेंट। हाँ आना है तो आना है, यूपी बोर्ड का तो फेवरेट। कोलराउस हिंदी इंग्लिश सब वही है। अच्छा ये नियम से इधर कोलराउस नियम लिखिए, 2 नंबर पूछ लेता है, ठीक है। इससे न्यूमेरिकल भी आ जाता है, न्यूमेरिकल सबसे आसान होता है इसका, ठीक। क्या बोलता है कोलराउस, अनंतता पर प्रत्येक आयन का वैद्युत अपघट्ट की, यहाँ पे एनी इलेक्ट्रोलाइट के लिए, अच्छा किसी भी इलेक्ट्रोलाइट के लिए
ये नियम किसी भी इलेक्ट्रॉन, वैसा नहीं कि सिर्फ वीक के लिए है, स्ट्रांग के लिए भी, वीक के लिए भी। तो बोले हैं क्या, अनंत अंतः पर प्रत्येक आयन का वैद्युत अपघटन की मोलर चालकता, प्रत्येक आयन की, याद रखना एनी आयन हो, कोई भी आयन हो, प्रत्येक आयन की जो मोलर चालकता है, मोलर चालकता के एक निश्चित योगदान होता है। मतलब कि कोई भी आयन हो, सॉल्यूशन में कितने भी जो भी आयन होगा, मान लो 100 आयन है तो 100 के 100 आयन की मोलर चालकता में योगदान है। बात समझ में आ रही है। और ये मोलर चालकता ही नहीं, मैं बता दूं आपको कि मोलर चालकता के लिए स्पेशल दिए हैं, पर इसे हम इक्विवेलेंट चालकता के लिए भी लगा सकते हैं, उसके लिए भी ये लगता है। चेक बोल रहा उसला, मोलर चालकता है, क्वेश्चन तो मोलर चालकता के लिए ही बनते हैं, पर इसके लिए भी ये लगता है। अच्छा, ये भी याद रखना। तो अनंत अंतः पर क्या होता है, अनंत अंतः पर जितने भी आयन होते हैं, जितने भी कट आयन हैं, जितने भी एन आयन हैं, वो सभी के सभी क्या होते हैं, पार्टिसिपेट करते हैं मोलर चालकता में। मतलब मोलर कंडक्टिविटी में सभी के सभी का योगदान है, क्योंकि सभी का योगदान होता है, सभी का योगदान होता है, इसलिए जितने भी धन आयन का मोलर चालकता होगी अनंत अंतः पर, जितने भी ऋण आयन की मोलर चालकता होगी, जितने भी मतलब कि क्या हुआ, धन आयन की मोलर चालकता होगी, जितने भी ऋण आयन की मोलर चालकता होगी, उन दोनों का योग ही क्या होगी, अनंत अंतः पर मोलर चालकता होगी। उन दोनों का योग, चालकताओं का योग ही क्या होगा, उन दोनों की चालकताओं, कंडक्टिविटी, मतलब धन आयन और ऋण आयन की कंडक्टिविटी का सम क्या होगा, मोलर चालक, अनंत अंतः पर मोलर चालकता के क्या होगा, बराबर होगा। बात समझ में आ गई, आई कि नहीं आई ये बताओ। तो ये क्या हो जाता है, अनंत अंतः पर ना, इनफाइनाइट भी बना देते हैं कुछ बुक में, कुछ बुक में अभी बताए थे हम, क्या बताए थे, 0 पे लिखे रहते हैं। तो पॉजिटिव के लिए भी और प्लस नेगेटिव के लिए भी, ये भी इनफाइनाइट कर सकते हो, नहीं तो तुम नॉट भी लगा सकते हो। क्लियर है, ये इनका फार्मूला है। अच्छा, ये यही डिनोट, अनंत अंतः पर मोलर, अनंत अंतः, अनंत अंतः मतलब यहाँ पे 0 भी दिखा सकते हैं, हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं। ठीक है प्यारे, यहाँ पे 0 लिख के ऐसे भी लिख सकते हैं। हाँ, धनायन के जो अनंत अंतः पर धनायन तथा ऋणायनों का योग, इनके मोलर चालकताओं का योग, धनायन के मोलर चालकता प्लस ऋणायन के मोलर चालकता, हाँ ऋणायन एनायन, इन दोनों के मोलर चालकताओं का योग ही क्या होगी, मोलर चालकता के बराबर होगी। मतलब इन दोनों का योगदान होगा, जो जितने भी धनायन होंगे, जितने भी ऋणायन होंगे, यही चीज बताता है। हाँ, यही है कोलराउस का लॉ। कुछ इसके एप्लीकेशन 2-3 हैं, उनको देख लेते हैं। अच्छा, इसका मतलब क्या हुआ, जैसे कि मोलर चालकता अनंत अंतः पर हम किसकी निकाले, NaCl की बतानी हो, NaCl तो स्ट्रांग इलेक्ट्रोलाइट है, तो किसी के लिए लगा सकते हैं ना। तो क्या होगी, धनायन है, मतलब कि धनायन मतलब Na, इसकी मोलर चालकता प्लस और Cl की मोलर चालकता है ना, ये धनायन है, ऋणायन, इन दोनों की मोलर चालकता के योग के बराबर, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं ना। फिर हम बात समझ में आई। और NH, जैसे कि NH ये होता, NH4OH होता, तो इसको कैसे लिख देते, NH4 प्लस अनंत अंतः पर और प्लस OH माइनस, ये ऋणायन वाला है ना, अनंत अंतः पर, ऐसे लिख देते। यही बताना चाह रहा है। अच्छा, हम अगर अलग अलग हो सकता है, अलग अलग आयन की दिया, अलग अलग इलेक्ट्रोलाइट के लिए अलग अलग मोलर चालकता दे, कई सारी कोई किसी दूसरे जो दिया ना, एक दिया नहीं होगा, इन दोनों को सम करके, वो अभी क्वेश्चन बताएंगे तो समझ आएगा, सम करके इक्वेशन बना लेंगे, इक्वेशन बना के सॉल्व कर लेंगे, सॉल्व करके किसी इक्वेशन ऐड कर देंगे, किसी इक्वेशन को माइनस कर देंगे अपने हिसाब से। तो किसी का भी निकाल सकते हैं, स्ट्रांग से वीक का भी निकल सकता है। कैसे निकल सकता है अभी बताएंगे। तो क्वेश्चन लेंगे तो इसके सारी डाउट आज हम कोलराउस लॉ को हम खत्म ही कर लेंगे। अच्छा, पहली एप्लीकेशन क्या कहती है, इस नियम की सहायता अनंत पर दुर्बल वैद्युत अपघट का क्या मोलर चालकता का मान हम बड़ी आसानी से ज्ञात कर सकते हैं। क्या फाइंड कर सकते हैं, मोलर चालकता हम फाइंड कर सकते हैं। ठीक, हाँ, अनंत अंतः पर मोलर चालकता हम फाइंड कर सकते हैं, पहला एप्लीकेशन। ठीक,
दूसरा एप्लीकेशन क्या बोलता है, इस नियम की सहायता से हम दुर्बल अपघट के वियोजन की मात्रा अल्फा तथा इसके वियोजन स्थिरांक का मान ज्ञात कर सकते हैं। मान के समझो, मतलब दुर्बल विद्युत अपघट के लिए अल्फा और केसी भी हम इस केसी भी इसके द्वारा हम क्या कर सकते हैं, निकाल सकते हैं। बात समझ में आ गई। वियोजन स्थिरांक बोलेंगे, अच्छा इसको केसी को। यहाँ पे केसी क्या है, वियोजन स्थिरांक, ठीक, डिसोसिएशन कांस्टेंट है। अच्छा, इसकी सहायता से अल्प विलेय लवणों की विलेयता ज्ञात की जा सकती है। इसकी सहायता से क्या ज्ञात की जा सकती है, अल्प विलेय लवण, मतलब कोई ऐसे साल्व जो क्या हो, जो बहुत माइनर होते हैं, का माइनर सॉल्वेंट होते हैं ना, सॉल्यूट होते हैं, मतलब कि बहुत कम घुलने वाले होते हैं, ठीक। अल्प विलेय, अल्प विलेय मतलब बहुत कम घुलने वाले, बहुत कम सॉल्यूट होने वाले। तो अल्प विलेय अल्प विलेय साल्ट हैं, उनकी विलेयता, उनकी सॉल्युबिलिटी हम फाइंड कर सकते हैं, की विलेयता ज्ञात कर सकते हैं। बात समझ में, क्या क्या निकाल सकते हैं, मोलर कंडक्टिविटी अनंत अंतर पर निकाल सकते हैं, ठीक है। अल्फा डिग्री ऑफ डिसोसिएशन निकाल सकते हैं, और क्या निकाल, वियोजन स्थिरांक निकाल सकते हैं, और अल्प विलेय साल्ट की विलेयता भी हम इसके द्वारा निकाल सकते हैं। क्लियर है। अब तीनों पॉइंट को समझ लेते हैं, कैसे निकाल सकते हैं इनको। तीनों पॉइंट को हम समझ लेते हैं, कैसे निकाल सकते हैं। अनंत अंतर पर मोलर कंडक्टिविटी का दुर्बल वैद्युत अपघट के लिए इसका निर्धारण, एक इसके लिए वीक इलेक्ट्रो, दुर्बल वैद्युत अपघट के लिए, वीक इलेक्ट्रोलाइट के लिए। तो अभी जैसे कि हम ले एग्जाम्पल ले कैसे निकालेंगे, जैसे कि ये है CH3COOH, कैसे निकालेंगे, इस आयन एसीटेट आयन की मिल जाए, एसीटेट आयन की मिल जाए, और H+ आयन की मिल जाए, तो आराम से निकाल सकते हैं ना, ठीक ठीक। एक क्वेश्चन ले लेते हैं हम ना, क्वेश्चन है जैसे अनंत अंतर पर किसका है, CH3COONA कामा HCl तथा NaCl की मोलर चालकताएं, की मोलर कंडक्टिविटी मोलर चालकताएं क्रमशः 91 और कितनी है, 426.16 तथा 126.45 ओम इनवर्स सेंटीमीटर स्क्वायर मोल इनवर्स, ये मात्रक है ना मोलर चालकता है। अच्छा, इतनी है, तो करना क्या है, तो CH3COOH के लिए मोलर चालकता क्या होगी, यही फाइंड करना।
इसके लिए मोलर चालकता क्या हो, ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा है एनसीईआरटी का। अच्छा, यूपी बोर्ड में कई बार पूछा है, ये स्कूल वाले सीधा सीधा हाफ ईयरली में दे देते इसको कई बार। अच्छा, और जो एक बार भी लगाया नहीं तो सीधा डायरेक्ट पहली बार कर नहीं सकता इसको। अच्छा, कभी मतलब जैसे कभी छुए नहीं तो कैसे लग जाएगा, एक बार लेकिन लगा दो तो बहुत आसान है, आराम से लग जाता है। ठीक, तो हाफ ईयरली में देते रहे तो बोर्ड एग्जाम में पूछा जाता है। अच्छा, ये कई बार पूछा है, कई बार मतलब 2-3 बार तो मैं जब से मैं पढ़ा रहा हूँ तभी से मैं हर साल देख रहा हूँ इसको। अच्छा, किसी मतलब स्कूल वाले पेपर दिखाते हैं हाफ ईयरली का तो किसी न किसी स्कूल में होता ही ये क्वेश्चन। तो देखो इसका इसका और किसका था, ये तो वाला क्वेश्चन, रुक जाओ ये वाला मिटा लेते। सोडियम एसीटेट और हाइड्रोक्लोरिक एसिड और NaCl की मोलर चालकताएं दी हुई हैं, हमें इसकी मोलर चालकता निकालनी। ठीक, देखो कैसे इसको कैसे लिख सकते हैं, इसकी मोलर चालकता ऐसे लिख सकते हैं, ऐसे किसको, ऐसे इसको लिख सकते हैं ना, धन आयन पर ऋण आयन का होगा ये योग, इसमें ऋण आयन ये होगा और इसमें धन आयन क्या होगा, H+ होगा। इक्वेशन नंबर 1 मान लिए इसको। ठीक, अब HCl वाला लिख सकते हैं, HCl के लिए क्या ऐसे लिख सकते हैं, H+ लिख सकते हैं और प्लस Cl- के लिए लिख सकते हैं अनंत अंत पर, इसे इक्वेशन नंबर 2 मान लेते हैं। फिर क्या है और कौन, NaCl दिया हुआ है तो NaCl की मोलर चालकता अनंत अंत पर क्या होगी, सोडियम आयन की मोलर चालकता और क्लोरीन आयन की मोलर चालकता, इसे इक्वेशन नंबर 3 मान लें। किस इक्वेशन को जोड़ दे, किस इक्वेशन को घटा दे हम कि हमें Ht कम का मिल जाए, CH3COOH का मिल जाए। देखो CH3COO आयन यहाँ पे है, ये यहाँ पे है, और H+ आयन क्या है प्यारे, H+ आयन हमें चाहिए। H+ आयन तो यहाँ पर भी है, यहाँ पर भी है ना, 2 जगह पे। ठीक, तो इसे तो घटाना नहीं, ये घटेगा भी नहीं कहीं से, ये घटेगा क्या, नहीं घटेगा। तो हमें इन दोनों को तो गायबे करना है, Na और Cl चाहिए नहीं हमें, ये चाहिए नहीं चाहिए, Na और Cl नहीं चाहिए, तो इन दोनों को घटा देंगे। अच्छा, यहाँ पे सोडियम था, सॉरी, यहाँ पे सोडियम था, तो इसको घटा देंगे थर्ड इक्वेशन घटाएंगे तो ये माइनस में आ जाएगा, ये भी माइनस में, माइनस से माइनस ये कट जाएगा, प्लस में रहेगा, इसको ऐड कर देंगे, ये भी कट जाएगा, माइनस में आ जाएगा, तो फिर ये हट गया, ये हट गया, ये भी हट गया, ये भी हट गया, ये दोनों बच जाएंगे। बात समझ में आई। तो इक्वेशन नंबर 2 किसको किसको क्या करना है, तो मेरे को जगह चाहिए, मेरे को जगह कहाँ मिलेगी, मेरे को इधर जगह मिल जाएगी, कोई दिक्कत नहीं। इक्वेशन नंबर 1 +2 कर देंगे, -3 कर देंगे, बात समझ में आई। 1 2 को ऐड कर देंगे और थर्ड वाली इक्वेशन को क्या कर देंगे, घटाएंगे। ये अपना स्वयं का विवेक होगा। अच्छा, अपना स्वयं का IQ लेवल है, तुम सोचो तुम समझो। ठीक है, ऐसे क्वेश्चन बनते रहते हैं। तो किसको ऐड करना है, इसको CH3COO Na, क्लियर है, और किसको, 2 वाली को HCl को। ठीक, किसको माइनस करना है, NaCl को, क्लियर है, NaCl को माइनस करना है। आ गई प्यारी बात समझ में। तो मतलब समझ रहे हो ना, ये किसके इक्वल, अब इसको इक्वल टू किसके लिख सकते हैं हम, इसको इक्वल टू लिख सकते हैं हम, ये आयन CH3COO माइनस प्लस Na प्लस अनंत अंत पर, फिर प्लस लिख लेंगे H प्लस प्लस अनंत अंत पर Cl माइनस, क्लियर है। फिर माइनस करना है, माइनस किसको, NaCl वालों, इन दोनों को, क्योंकि NaCl जहाँ पर ये दोनों लिख सकते हैं ना, इसके आगे भी माइनस आएगा, इसके आगे भी माइनस आएगा, ब्रैकेट के अंदर लिखोगे दोनों माइनस के हो जाएंगे। अब दोनों माइनस के हो जाएंगे तो Na भी प्लस भी माइनस का, ये भी माइनस का हो जाएगा, Cl आयन। अब देखो इधर Na प्लस ये मोलर चालकता पॉजिटिव, ये मोलर चालकता निगेटिव, ये उड़ा, ये माइनस, ये उड़ा। ठीक, अब बचा क्या, यही तो बचा, अब बचा क्या, यही तो बचा। देखो
एसीटेट आयन की मोलर चालकता अनंत अंत पर प्लस हाइड्रोजन आयन की मोलर चालकता, और यही तो हमें फाइंड करना है। इसको हम क्या लिख सकते हैं, इसको हम क्या लिख सकते हैं, इसको हम वही लिख सकते हैं। अब इसको इसकी जगह मैं आगे यहाँ पे कर देता हूँ। अच्छा, अब बचा नहीं कुछ, 2 स्टेप का बचा है। तो हम इनकी मोलर चालकता तो हमें दी हुई है ना, तीनों की, इन तीनों की मोलर चालकताएं हमें दी हुई है, ये दी हुई, देखो क्वेश्चन में दिख रहा हो तो इसकी मोलर चालकता कितनी थी, 91 थी। प्लस करना है तो प्लस कर देंगे, इसकी मोलर चालकता, ये किसकी है, क्रमशः है ना, ये इसकी क्या हो जाएगी, ये हो जाएगी, HCl क्या हो, ये हो जाएगी, और NaCl की ये हो जाएगी। ठीक, तो पॉजिटिव है तो प्लस करना है यहाँ पे 426.16, निगेटिव है तो माइनस करना, क्योंकि थर्ड वाले को हम क्या किए थे, NaCl वाले घटाए थे, तो NaCl वाले घटा देंगे। 126.45 ये इक्वल है किसके, इसके, इसके, किसके, इसके। इसको हम ऐसे लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते भाई, ये वही तो है। अगर इसको हम मोलर चालकता इसकी लिखते, अनंत क्या लिखते, एसीटेट आयन की मोलर चालकता प्लस हाइड्रोजन आयन की मोलर चालकता, यही तो लिखते। तो ये इसका मतलब ये यही तो है, तो इसकी जगह क्या लिख सकते हैं, ये लिख सकते हैं। इसकी यही तो हमें निकालना है बस। अब इसको सॉल्व कर लेंगे, बस हो गया काम हमारा। तो इसकी मोलर चालकता आ गई। देखो स्ट्रांग वाले के, स्ट्रांग कौन था, ये स्ट्रांग था, ये स्ट्रांग था। स्ट्रांग से हम वीक का निकाल लेंगे ना, स्ट्रांग इलेक्ट्रोलाइट है ये दोनों, स्ट्रांग से हम वीक निकाल लेते। ये है कोलराउस लॉ, इतना जलवा है इसका। अब इन दोनों को ऐड करना है, इसको घटा देना है। इन दोनों को ऐड करेंगे तो क्या हो जाएगा, 0.16 वैसे ही रहेगा, 6 एक साथ हो जाएगा, 9 2 11 हो जाएगा, 11 के 1 लिख देंगे, 1 कैरी बच गया, 5 होगा, 500 हो जाएगा। क्लियर है, यहाँ पे पॉइंट है, माइनस इतना घटा देना है, 126.45। अब 6 से 5 गए तो 1 बचा, 1 से 4 नहीं जाएगा, 1 कैरी लाएंगे तो 11 बने, 11 से 4 गए तो कितना, 11 7 4 11 7 बचा। पॉइंट है तो पॉइंट है। यहाँ पे 6 बचा तो यहाँ 6 से 6 जाएगा तो 0 बचेगा। यहाँ पे 1 है, यहाँ पे 2 है, घटेगा नहीं, तो कैरी लाएंगे तो 11 बचे, 11 में से 9 गए तो 9 बचेगा, 11 में से 2 गए तो 9 बचेगा। यहाँ पे 4 बचा तो यहाँ पे 1 है, 4 में से 1 गए तो 3 बचेगा, इतना आ जाएगा। मात्रक यही होगा, ओम इनवर्स सेंटीमीटर स्क्वायर और मोल इनवर्स, ये इसका आंसर होगा 390.71। क्लियर है। तो ऐसे क्वेश्चन आते हैं कोलराउस लॉ में, मज़ेदार क्वेश्चन होते, कुछ नहीं, अच्छा इक्वेशन बना लेंगे तो सॉल्व कर लेंगे तो बस बढ़िया है। फिर तो आगे ये तो पता चलेगा मोलर कंडक्टिविटी की निर्धारण कैसे करेंगे, ये तो पता चल गया एप्लीकेशन। अच्छा, अब हम ये देख लेते हैं कि इसका अल्फा कैसे निकालेंगे, दुर्बल वैद्युत अपघट के लिए वियोजन की मात्रा का निर्धारण कैसे करेंगे। दूसरा एप्लीकेशन हमारा यही था ना, तो आओ फिर उसको देखते हैं। देखो, प्रबल वैद्युत अपघट के लिए प्रत्येक सांद्रता पर लगभग क्या होता है, प्रबल वैद्युत अपघट के लिए अल्फा क्या होता है, 100% होता है। लगभग एक प्राप्त में क्या होता है, 100% वियोजित हो जाते हैं। उसके लिए अल्फा का मान क्या होता था, अल्फा का मान उसके लिए प्रबल वैद्युत अपघट के लिए, स्ट्रांग इलेक्ट्रोलाइट के लिए 1 ही होता था, 1 ही होता है ना। लेकिन दुर्बल वैद्युत अपघट के हम निकाल सकते हैं किस फार्मूले से, एक फार्मूला है दुर्बल वैद्युत अपघट के लिए DOD हम निकाल सकते हैं। दुर्बल वैद्युत अपघट के लिए DOD हम निकाल सकते हैं। कैसे निकाल सकते हैं, किसी सांद्रता पर, किसी भी सांद्रता पर, सी क्या है यहाँ पे कंसंट्रेशन, किसी भी सांद्रता पर मोलर कंसंट्रेशन, बात समझे, और अनंत अंतता पर, नीचे क्या है, अनंत अंतता पर मोलर कंसंट्रेशन, इसके रेशियो से हम अल्फा निकाल सकते हैं। ठीक, क्लियर। यहाँ पे ये क्या है और ये क्या है, ये तो जान गए होगे तुम। ये क्या है, किसी भी सांद्रता पर, जो सांद्रता को, जो भी कंसंट्रेशन, एनी कंसंट्रेशन की सांद्रता पर मोलर कंडक्टिविटी है, और ये इन्फिनाइट मोलर सांद्रता, इन्फिनाइट अनंत अंतता पर, अनंत अंतता पर मोलर कंडक्टिविटी है। बात समझ में आई, क्लियर है।
तो यहाँ से ये दोनों निकाल सकते हैं। तो ये भी याद रखना, तुल्यांकी चालकता पर तुल्यांकी चालकता पर सांद्रता या फिर अनंत तनुता का प्रभाव भी मोलर कंडक्टिविटी के समान ही होता है। तो इसके लिए इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी के लिए भी मैंने पहले क्लियर कर दिया, उसके लिए भी इसको लगा सकते। बात समझ में आ गई? ये दोनों क्लियर। तो अल्फा का मान ऐसे आ जाएगा। अच्छा, अल्फा का मान ऐसे निकाल सकते हैं। अब हम केसी कैसे निकाल सकते हैं? केसी हमने कल बताया था, ओस्टवाल लॉ से हमने केसी कल बताया था, बताए थे ना कि क्या आया था बताओ? कल हमने निकाला था सी अल्फा स्क्वायर अपान में क्या था, 1 माइनस अल्फा था, यही था ना कल के लेक्चर में। ये हमने निकाला था, इसके आगे भी हम गए थे, हम तो इसके आगे भी तक सॉल्व किए थे ना। अल्फा ये ऐसे नहीं निकालेंगे का, यहाँ से अल्फा निकाल लेंगे, फिर वहां से साम्य स्थिरांक आ जाएगा। क्लियर? ठीक। और इसको ऐसे भी मान से अल्फा क्या है, अल्फा की वैल्यू यहाँ पे क्या है, अल्फा की वैल्यू काफ़ी कम है। किससे कम है? 1 से। अल्फा की वैल्यू क्या है प्यारे? काफ़ी कम है। किससे कम है? 1 से। तो इसको 1 भी मान लेते हैं नीचे क्या, तो अल्फा माइनस 1 माइनस अल्फा क्या मान सकते हैं, लेफ्ट में 1 के इक्वल मानते हैं। तो ये इतना ही हो जाता है। कैसे क्या हो जाता था, कैसे क्या हो जाता था, सी अल्फा स्क्वायर। तो अल्फा स्क्वायर बराबर क्या होता था, के सी अपान में सी, के भी लिख देते हैं, सी के सी कल हम के ही लिखे थे। तो अल्फा इक्वल टू क्या हो जाएगा, अंडर रूट के सी अपान में सी, ये निकाल दिए थे। ये ऐसे भी कर सकते हो, वैसे भी कर सकते हो, जो भी रखो। इससे क्या है, डीओडी अल्फा का मान निकाला करते हैं, है ना। वियोजन की मात्रा, अल्फा क्या है, वियोजन की मात्रा, और कैसे क्या है, वियोजन स्थिरांक। ठीक, याद रखना तुम। तो ये सारी चीजें हैं। एक एप्लीकेशन और था, जैसे हमारा आप लवणों की विलेयता की गणना कैसे करेंगे। तो हम ये तो पढ़े ही है, ये पढ़े हैं ना, कप्पा इंटू 1000 अपान में एम को हम सी भी लिख सकते हैं, कोई भी कंसंट्रेशन ना लिख सकते कि नहीं लिख सकते। सांद्रता को दर्शाने का ही तो टर्म है ये मोलारिटी, इसे सी भी हम लिख सकते हैं, कुछ बुक में सी भी लिखा है। तो इसे हम चाहे ऐसे मान ले, अगर अनंतता पर हो गए तो अनंतता के लिए भी यही होगा, फार्मूला चेंज नहीं होगा ये वाला। अच्छा, यहाँ पे कप्पा अपान में इंटू 1000 अपान में सी, ऐसे भी लिख सकते हैं। अच्छा ठीक। और सी मतलब क्या है, जितनी ज़्यादा सांद्रता क्या होगी, जितनी ज़्यादा विलेयता उतनी ज़्यादा सांद्रता। बात समझ में आ रही? कंसंट्रेशन क्या होगा, जितनी ज़्यादा, भाई सांद्रता क्या होगी, सांद्रता किस पर डिपेंड करेगी, सांद्रता की जितनी ज़्यादा सॉल्युबिलिटी होगी, है ना, उतनी ज़्यादा विलेयता होगी। तो सी को हम विलेयता भी समझ सकते हैं। बात समझ में आई? इसको हम इक्वल लिख सकते हैं किसके, कप्पा इंटू 1000 अपान में सॉल्युबिलिटी विलेयता। सॉल्युबिलिटी मतलब क्या हुआ, विलेयता। तो विलेयता हम यहाँ से फाइंड कर सकते हैं। अगर हमें कप्पा मालूम चल जाए, अगर हमें मोलर कंडक्टिविटी, मोलर चालकता मालूम चल जाए, तो हम विलेयता आराम से निकाल सकते हैं इस फार्मूले से। तो विलेयता हम इसके द्वारा फाइंड कर सकते हैं। तो ये सब कौन बताया, ये सब कोलराउस लॉ ही बताया। अच्छा, ये सब कहाँ से आया, ये सब कोलराउस लॉ है। उतना ही नहीं, उसकी एप्लीकेशन भी है ना कोलराउस लॉ के। कोलराउस जब पता चला तो कोलराउस लॉ के द्वारा हम इतनी चीज़ें भी फाइंड कर सकते हैं। बात समझ में आई? 3 चीज़ें। तो ये थे उसकी एप्लीकेशन, ये थी प्रॉब्लम। कोलराउस लॉ, हमारा कोलराउस लॉ पर बहुत सारे न्यूमेरिकल मिल जाएंगे तुमको तुम्हारी बुक में। एनसीईआरटी की एक दिया हुआ था, उसको मैंने करा दिया। ऐसा नहीं कि सिर्फ एक ही है, एक और भी है एनसीईआरटी की, उसको भी देख ले, उसको भी देख लेते हैं ना। एक और न्यूमेरिकल एनसीईआरटी का, उसको भी देख लेते हैं। तो उसमें और भी चीज़ें, अल्फ़ा भी पूछा है, उसमें केसी भी पूछा है, उनको भी फाइंड कर लेंगे तो वो भी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएंगे। तो वो भी कन्फ्यूजन हमारा मिट जाएगा, कैसे निकालेंगे सब। चलो देख लेते।
0.001 0.01028 इतने मोलर एसिटिक अम्ल CH3COOH एसिटिक अम्ल की चालकता मतलब कंडक्टिविटी या कंडक्टेंस चालकता कितनी है प्यारे? चालकता है 4.95 इंटू 10 की पावर -4 ठीक है। ओम इनवर्स सेंटीमीटर इनवर्स ये तो तुम जानते हो, या फिर मोह या सीमेन जो भी बोलो। ओम इनवर्स और सेंटीमीटर इनवर्स है। यदि H+ आयन की मोलर चालकता अनंत अंतों पर तथा एसीटेट आयन अनंत अंतों पर एसीटेट आयन के मान क्रमशः, इनके मान दिए के मान क्रमशः कितने हैं प्यारे? 349.1 349.1 ये किसका है? ये इसका है H+ का तथा 40.9 यही तो है 40.9। वही फिर ओम इनवर्स सेंटीमीटर इनवर्स ये तो इनके क्या है? इनके तो मातक तुम्हें अभी बताए हम क्या होता है। ओम इनवर्स सेंटीमीटर स्क्वायर और क्या था? मोल इनवर्स। ठीक है। एक मिनट, यहाँ पर एसिटिक अम्ल की चालकता तो पहले से दी हुई है, लेकिन ये क्या यहाँ से मोलर चालकता नहीं है ये ना? ये मोलर चालकता नहीं है एसिटिक अम्ल की, ये सिर्फ चालकता है ना। ये मोलर चालकता नहीं, अनंत अंतर पर नहीं है। मतलब ये मोलर चालकता तो है लेकिन अनंत अंतर पर ये नहीं है, मोलर चालकता नहीं है। सिर्फ क्या है? कंडक्टेंस, उसकी चालकता है। बात समझ में आई? क्वेश्चन में क्या है? वो सिर्फ क्या है? चालकता है। ठीक है। और लेकिन कौन सी चालकता है? यूनिट से तुमको पहचानना पड़ेगा। यूनिट ये किसकी है? ओम इनवर्स सेंटीमीटर इनवर्स किसकी यूनिट? यूनिट पहचान गए तो ये कप्पा की यूनिट है ना। किसकी यूनिट? कप्पा की। यानी कि कप्पा इसके लिए कप्पा की वैल्यू दी है। CH3COOH किसकी दी है? कप्पा की वैल्यू दी है 4.95 इंटू 10 की पावर -4 ओम इनवर्स सेंटीमीटर इनवर्स ये दिया हुआ है। ठीक, ये क्या हुआ है? ये C है ना, ये C है या फिर M है? अभी बताएं। CM वही होता है। कितना है? 0.001028 इतना। क्लियर है? तो अगर हमें साम इस तरह में पूछे तो हम निकाल सकते हैं आराम से, है ना। अगर या फिर मोलर कंडक्टिविटी पूछे, मोलर चालकता पूछे तो हम निकाल सकते हैं ना। निकाल सकते कि नहीं निकाल सकते? अभी तो हम बताए ना फार्मूला। ठीक, मोलर चालकता हम पूछे तो निकाल सकते। तो चालकता, ये मोलर चालकता हम निकाल सकते। तो मोलर चालकता हमें इससे निकालने की ज़रूरत ही नहीं, यहाँ से हम ऐसे निकाल लेंगे। अच्छा, तो इसकी कोई ज़रूरत नहीं। तो इसको निकालो पहले। कप्पा इंटू क्या होता है? 1000 अपान में क्या होता है? M या C जो भी कहो। ठीक, रखो वैल्यू, निकालो। अनंत अंतर पर मोलर चालकता इक्वल कप्पा कितना है? 4.95 इंटू 10 की पावर -4। ठीक, ओम इनवर्स सेंटीमीटर इनवर्स मात्रक ना लिखो, क्या दिक्कत? इंटू 1000 है। 1000 को हम 10 की पावर 3 लिख सकते हैं। अच्छा, C को क्या है? C कितना है? C ये है, ये 0.001028। ठीक, इतना ही तो है। इसे सॉल्व करो कितना आएगा बताओ प्यारे जल्दी से। 48.15 48.15
इतना ही तो आएगा। ठीक, मात्रक तुम जानते ही हो इसका, सीमन बोल सकते हैं, ओम इनवर्स या फिर महो, है ना, सेंटीमीटर स्क्वायर मोल इनवर्स। ये आ गया, हमको मोलर चालकता का मान मिल गया, मोलर चालकता का मान मिल गया। तो हम अल्फा भी निकाल सकते हैं इसका, निकाल सकते कि नहीं निकाल सकते? ठीक, क्वेश्चन में आगे एक वैल्यू और दी हुई है एसिटिक अम्ल के लिए, एसिटिक अम्ल के लिए एसिटिक अम्ल के लिए कितना दिया हुआ है? 390। और अभी हम लिख रहे हैं तो एसिटिक अम्ल के लिए जो आयन एसिटेट आयन है और H+ आयन के लिख रहे हैं, उनका दोनों का योग करके भी हम निकाल सकते थे ना, और इतना ही आता, इतना होता ही है। अभी थोड़ी देर पहले हम एसिटिक अम्ल के निकाले तो भी इतना ही आया था, लगभग इसके हाथ उसमें क्या होती, इतनी होती सेंटीमीटर स्क्वायर, और क्या होता है ओम मोल इनवर्स। तो देखो ये तो सांद्रता के लिए निकाले हम, ये मोलर चालकता किसके लिए निकाले? किसी सांद्रता के लिए निकाले है ना, ये किसके लिए निकाले हम? किसी सांद्रता के लिए। तो हम इसको फार्मूले में हम सांद्रता के लिए भी मान सकते हैं, मान सकते कि नहीं मान सकते? अभी हम फार्मूला क्या फार्मूला तो यही लिखा है, मोलर कंडक्टिविटी भी अनंत अंतप के लिए भी मान सकते हैं अगर, लेकिन ये किसी सांद्रता के लिए। अब यहाँ पे कोई बताया नहीं है, ये एक सांद्रता के लिए दिया हुआ, ये सांद्रता ही तो दी हुई है, इतने मोलर है, तो हम एक सांद्रता के लिए मान सकते हैं, मान सकते कि नहीं मान सकते? तो अभी अल्फा बराबर क्या बताए हम, किसी सांद्रता के लिए मोलर चालकता और अनंत अंतर पर मोलर चालकता, यही तो बताया फार्मूला, अल्फा इक्वल टू सांद्रता के लिए तो ये वाला वैल्यू है, सांद्रता वाला ये वैल्यू ये है, क्योंकि ये किसी सांद्रता के लिए है। स्पेशली वो बोल रहा अनंत अंतर पर क्वेश्चन में दे रखा उसने। ठीक है, तो बस इससे निकाल सकते हैं मोलर चालकता अनंत किसी सांद्रता के लिए ये है 48.15, अपान में उसके लिए वो 390.5। इससे अल्फा निकल आएगा। अल्फा कितना आता है? अल्फा आएगा पॉइंट में 0.12 समथिंग ऐसे आएगी, कुछ 123 के आसपास। तो ये आया हमारा अल्फा। अल्फा की कोई मात्रक नहीं है, क्योंकि दोनों के मात्रक सेम सेम होंगे, ऊपर नीचे रखेंगे तो दोनों क्या हो जाएंगे? कट जाएंगे। दोनों क्या हो जाएंगे? कट जाएंगे। क्लियर है? ठीक, अब वियोजन स्थिरांक भी यहाँ से निकाल सकते हैं, निकाल सकते कि नहीं निकाल सकते? यहाँ से वियोजन अल्फा में पता चल गया तो वियोजन स्थिरांक भी पता चल जाएगा। ठीक, CH3COOH के लिए Kc, बताओ Kc क्या होता है? C अल्फा स्क्वायर अपान में क्या होता है? तो 1 माइनस अल्फा, क्योंकि अल्फा का वैल्यू क्या है? बहुत कम है। अल्फा का मान क्या है? बहुत कम है, तो इसको हम अल्फा को नगण्य मान सकते हैं, निकलेट कर सकते हैं। अच्छा, क्योंकि अल्फा क्या, हाँ ये निकलेट ही करना है, क्योंकि तो अल्फा का मान क्या है? काफ़ी बहुत कम है। अल्फा क्या है? बहुत कम है। निकलेट कर देंगे तो Kc क्या बन जाएगा? Kc इक्वल टू C अल्फा स्क्वायर बन जाएगा। C क्या है? C वही सांद्रता है जितनी सांद्रता ली गई थी। ये कितनी सांद्रता ली गई थी? ये लिया गया 0.00108 इंटू में क्या है? अल्फा स्क्वायर। अल्फा आया कितना? ये आया, इसका स्क्वायर कर देंगे। अच्छा, स्क्वायर मतलब इसका 2 बार मल्टीप्लाई ना, 0.123 इंटू 0.123, इस सबको मल्टीप्लाई कर लेंगे तो Kc आ जाएगा। कितना आ जाएगा? हम चीटिंग कर लेते हैं, 1.78 आ जाएगा। अच्छा, ठीक। वैसे भी तुम अल्फा की वैल्यू दी हो तो अल्फा को निकलेट चाहे ना करना हो तो ना करो,
रख सकते हो, निकलेट कर दोगे तो कोई दिक्कत नहीं है ना। कर बहुत कम वैल्यू ऐसे भी दिख रहा है, बहुत कम वैल्यू। अगर चाहो तो घटा दोगे तो घटा भी सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। वो ऐसे भी लिख सकते हो तो गलत नहीं माना जाएगा। अच्छा, अगर मान लो ऐसे लिख दोगे तो भी गलत नहीं माना भाई, निकलेट कर दोगे तो सही बात है। अल्फा की वैल्यू बहुत कम है, 1 से बहुत कम है, तो हम इसको निकलेट कर सकते हैं। अगर निकलेट नहीं भी करना चाहो तो 1 से घटा लो, फिर भाग दे लेना तुम, थोड़ा कैलकुलेटिव हो जाएगा और कुछ नहीं होगा। अच्छा, कैलकुलेशन थोड़ी बढ़ जाएगी और कुछ, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक बात, क्लियर है। तो कितना है, 1 पॉइंट कुछ आएगा, 1.67 ऐसे कुछ आएगा। ठीक, साम इस तरह, क्लियर है। मोल प्रति पावर में भी, अच्छा 10⁻⁻5 मोल प्रति लीटर। तो पता चला। अब यहाँ पे तीनों चीजें हम निकाल लिए है ना। मोलर कंडक्टिविटी हमें पहले से दे रखा, अगर भी दिया होता तो हम उससे निकाल लेते H+ और एसीटेट आयन, और उसके उन दोनों के आयनों को होता तो उन दोनों के आयनों की चालकताओं का योग कर देते, तो ये आ जाता, इतना ही आता। अगर ये डायरेक्ट दिया हुआ तो डायरेक्ट रख देंगे, क्लियर है। ये डायरेक्ट मिल गया तो हमें, ये डायरेक्ट मिल गया तो हम किसी भी जो सांता दी होगी, ये सांता के लिए दिया तो सांता के लिए निकाल लेंगे, सांता के लिए ऐसे निकाल लेंगे। तो इसे हम मोलर चालकता अनंतता के लिए भी, अगर अनंतता बोल दे रहा तो ये सांता अनंतता के लिए भी हो सकती है। अनंतता के लिए है तो अनंतता के लिए निकल आएगा, क्वेश्चन नहीं दिया होगा तो। अगर किसी सांता के लिए दे रखा है इसलिए तो सांता के लिए निकल आएगा। बात समझ में आई। क्वेश्चन कैसे सॉल्व करना, अब तुम क्वेश्चन बनाओ बुक से ढूंढ ढूंढ के। ठीक है, तो सांता के लिए निकल आएगा, सांता के लिए मोलर चालकता अनंतता के लिए मिल गई, सांता के लिए मिल गए तो अल्फा निकल आएगा। अल्फा निकल आया तो हमारा काम आसान हो गया, फिर हम कैसे निकाल लेंगे आराम से। ठीक, तो कोलराउस लॉ दोबारा मैं नहीं छूंगा जा, अब इसके क्वेश्चन भी नहीं लगाने हमको। तुम जानो, तुम्हारा काम जाने। अब क्वेश्चन बनाओ, ना बने तो फिर बताना फिर। लेकिन है क्वेश्चन इसके बहुत सारे, बुक में बहुत सारे क्वेश्चन इसके, कम से कम नहीं तो एग्जाम्पल है मेरी बुक में कितने हैं, 15, 14, और एक्सरसाइज में दिए हुए हैं 10, 11। ठीक है, तो कोलराउस लॉ पर ही कम से कम हो जाएंगे 20-25 न्यूमेरिकल दिए हुए हैं। तो इतने में कराने बैठूंगा तो 3-4 दिन न्यूमेरिकल कोलराउस लॉ पर न्यूमेरिकल कराता रहूँगा। तो तुम्हारा काम है वो तुम जानो। ठीक है, तुम जितना प्रैक्टिस करोगे तुमको उतना आएगा, तुमको हर तक दिमाग उतना चलेगा। एग्जाम तुम्हें देना, मुझे नहीं देना। ठीक प्यारे, हमारा काम है समझाना, बस गाइड करना, बात खत्म, चलना तुमको। तो चलो, तुम मिलते हैं अगले वीडियो।